टुडे टॉपिक इज मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिस्पेंसिंग। जो हमारा करंट सिनेरियो है डिस्पेंसिंग का, तो हमारे क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या अप्रोचेज हैं, इसके बेसिस पे हम डिस्पेंसिंग करते हैं। तो हमारा अगर डिस्पेंसिंग वर्ड हम बात करें तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में भी डिस्पेंसिंग। वहाँ पे क्या होता है, बैच डिस्पेंसिंग होता है। कोई भी बैच हम बनाने से पहले क्या क्या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग वो डिस्पेंसिंग करते हैं। दूसरा होता है हम जो डिस्पेंसिंग करते हैं पेशेंट के लिए मेडिसिन डिस्पेंसिंग। जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जो प्रिस्क्रिप्शन है किसी फिजिशियन ने या किसी आरएमपी ने, आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी फिजिशियन ने आरएमपी ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिसिन को डिस्पेंस करके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट करके पेशेंट को डिलीवर करना, वो भी हमारा डिस्पेंसिंग होता है। इसमें दो टर्म्स आते हैं। तो अगर हम कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस में टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंप्लायंस। पहला जो होता है सेकंड होता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट कंप्लायंस। तो जो डिस्पेंसिंग है, मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ डिस्पेंसिंग, वो कितने फैक्टर में डिवाइडेड है? मेनली टू कैटेगरी में है। पहला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंप्लायंस, दूसरा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट कंप्लायंस। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का मतलब हमारा जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंप्लायंस, इनमें सबसे पहले आते हैं मेडिसिन। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंप्लायंस में, तो फर्स्ट आता है मेडिसिन। मेडिसिन में क्या होता है, जब पेशेंट को कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है या पेशेंट के लिए जब भी हम ड्रग डिस्पेंस करते हैं तो बहुत सी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन रहती है। कैटेगरी ऑफ मेडिसिन का मतलब डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन के मेडिसिन पेशेंट एक ही साथ लेता है। उसमें क्या रहता है कि बहुत बार जो फ्रिक्वेंट डोज है या कॉम्प्लेक्स डोज है या जो भी डोजिंग हमारा रेजिमा है उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो रहा है। अगर समझो कि कोई कम्प्लेक्स डोजिंग है कि हमारा फ्रिक्वेंटली डोज देना है या उसमें कुछ एरर होता है कि हमारा टीडीएस था, बीडी था, ओडी था, या वीकली वंस है, मंथली वंस है, या एसओएस है, तो उसमें अगर कुछ एरर होता है जो मल्टीपल ड्रग्स है तो क्या हो जाता है, एक फैक्टर वो है मेडिसिन का। दूसरा होता है डिजीज। डिजीज को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है क्रोनिक या लॉन्ग टर्म डिजीज। जो पहला होता है, पहला पार्ट क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिजीज। ऐसी बीमारी जो काफी समय से है तो उस बीमारी को हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज।
जब कोई क्रोनिक डिजीज है तो पेशेंट के क्या सिम्टम्स है, क्या थेरेपी लिया है, वो सारी चीज़ें हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करती हैं नॉन कंप्लायंस। थर्ड वन आता है पेशेंट फार्मासिस्ट इंटरेक्शन। पेशेंट फार्मासिस्ट इंटरेक्शन में सबसे पहले क्या होता है हमारा बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। कोई भी चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो हम किसके माध्यम से करते हैं, लैंग्वेज की। अगर लैंग्वेज बैरियर है कि हम जो बोल रहे हैं हम अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जो सामने वाला पर्सन है वो लैंग्वेज जानता है कि नहीं जानता है। अगर मान लो हम इंडिया की बात करें तो कोई अगर यूपी का पर्सन है और सेंट्रल जॉब में उसकी पोस्टिंग अगर चेन्नई किसी पीएससी या सीएससी में हो जाती है तो वहाँ पे लोग क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, तमिल यूज करेंगे। और कोई पेशेंट तमिल में बोल रहा है तो फार्मासिस्ट को नहीं समझ में आएगा और फार्मासिस्ट की बात उस तमिल पर्सन को नहीं समझ में आएगी। तो जो इंट्रैक्शन है तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, लैंग्वेज, कल्चर, जो भी हमारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, वो बीच में प्रॉब्लम करती है कि हमने कुछ बोला और सामने वाले को वो चीज़ समझ में नहीं आए। तो ये सारे चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं नॉन कंप्लायंस के लिए। जो फोर्स आता है कार्ड्स ऑफ मेडिसिन। कार्ड्स ऑफ मेडिसिन नॉन कंप्लायंस कैसे करता है कि बहुत अगर महंगी दवाएं हैं, हम कार्ड्स ऑफ मेडिसिन की बात करें कार्ड्स ऑफ मेडिसिन की बात करें तो अगर सपोज कि हमारी कोई बहुत हाईली कास्ट की मेडिसिन है, अगर उसकी कास्ट ज़्यादा है और जिसका इकोनॉमी बहुत कम है, अगर परचेजिंग कोई पेशेंट ऐसा है तो वो दवा खरीद ही नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा, अगर किसी फिजिशियन ने या किसी आरएमपी ने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है और सामने वाले पेशेंट के पास इतना पैसा नहीं है, मेडिसिन इतनी कॉस्टली है कि वो परचेज नहीं कर सकता है, तो फिर क्या होता है वहाँ पे हमारा नॉन कंप्लायंस होता है, वो परचेज नहीं करते हैं और वो मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो जो भी हमारी फुल कोर्स ऑफ थेरेपी है कार्ड्स ऑफ मेडिसिन की वजह से, तो फुल कोर्स ऑफ थेरेपी वो पेशेंट नहीं करते हैं। इसके बाद आता है पेशेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड। ये कैसे इम्पैक्ट करता है नॉन कंप्लायंस में। बहुत बार क्या होता है कि जो हमारे एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन है कि जो हमारा अगर लेस एजुकेशन है तो नॉन कंप्लायंस ज़्यादा होता है, जो उनको कोर्स ऑफ मेडिसिन, उसके सीरियरिटी, बहुत सी चीज़ें उनके नहीं समझ में आती है। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है कोई किसी भी डिजीज़ के लिए, उसका कोर्स ऑफ मेडिसिन मान कोर्स ऑफ थेरेपी काफ़ी लॉन्ग टाइम का है या जो भी है, तो पेशेंट को जब लगता है कि हमको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है, तो थोड़ा रिलीफ मिलने के बाद पेशेंट क्या करता है, मेडिसिन लेना बंद कर देता है या छोड़ देता है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा नॉन कंप्लायंस होता है। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ नॉन कंप्लायंस करें तो हमारा एक फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ पेशेंट कंप्लायंस परसेंटेज
परसेंटेज पेशेंट कंप्लायंस इक्वल टू NPD माइनस NME इंटू 100 डिवाइडेड बाई NPD। जो NPT है नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज। NPT का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज। NPD नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज। NME होता है नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर। NME नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर। परसेंटेज पेशेंट कंप्लायंस इक्वल टू NPD। NPD मतलब नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज माइनस NME। NME का मतलब होता है नंबर ऑफ मेडिकेशन एरर डिवाइडेड बाय NPT। NPD नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब डोज इनटू 100। ये हमारा होता है परसेंटेज पेशेंट कंप्लायंस। क्या होता है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना डोज प्रिस्क्राइब हुआ था और उसमें एरर कितना हो गया। इसके बेसिस पे हमारा परसेंटेज पेशेंट कंप्लायंस कैलकुलेट होता है। अगर हम जो हमारा सेकेंड पार्ट था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट कंप्लायंस में, तो सबसे पहले आता है हमारा उसमें टाइप ऑफ डिजीज। सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं हमारे जो फैक्टर थे, तो उसमें भी फर्स्ट आता है टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज में क्या होता है, हम अगर डिजीज की बात करें तो डिजीज हमारे दो तरह की होती हैं। पहली होती है एक्यूट डिजीज और एक क्रोनिक डिजीज। एक्यूट मतलब जो जिसका सिम्टम्स तुरंत आता है और तुरंत हुआ है, और दूसरा होता है क्रोनिक जो काफ़ी लॉन्ग टर्म बोलते हैं जिसको, जो काफ़ी समय से है। तो टाइप ऑफ डिजीज में क्या होता है कि किस टाइप की बीमारी है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितना उसमें मोर कॉम्प्लिकेटेड केस है, कितना उसमें कंप्लायंस है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं पेशेंट कंप्लायंस में। सेकंड आता है हमारा एज ऑफ पेशेंट। पहला हो गया टाइप ऑफ डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज में हमारा एक्यूट है, क्रोनिक है, उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन कितना है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है, इमरजेंसी पेशेंट है, कितनी उसकी सिवियरिटी है। ये सारी चीज़ें हमारी आती है टाइप ऑफ डिजीज में। दूसरा आता है एज ऑफ पेशेंट। एज ऑफ पेशेंट में क्या होता है कि जो एल्डर पेशेंट है, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, अगर हम जीरियाट्रिक पेशेंट की बात करें तो ओल्ड एज में क्या होता है, बीमारी की सिवियरिटी बढ़ जाती है, जो उनके कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। ये कहा जाता है कि बुढ़ापा आप अपने में एक खुद बीमारी है। जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में क्या होता है कि पेशेंट नॉन कंप्लायंस ज़्यादा। जो यंग एज है, यंग एज में क्या रहता है, सिम्टम्स कंप्लायंसेस कम आते हैं, कॉम्प्लिकेशन जो है बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है वो कम रहता है, बट ओल्ड एज में ज़्यादा रहता है। तो ये हमारा एक सेकेंड फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। थर्ड वन आता है ड्यूरेशन ऑफ
ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी में क्या है कि हमारा जो कोर्स है, जो हमारे जितने टाइम तक मेडिसिन लेना है, वो थेरेपी की टाइम क्या है। जैसे अगर हम टीबी की बात करें, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, तो उसमें हमको मेडिसिन कंटिन्यूसली 6 मंथ तक लेना रहता है। जो लॉन्ग टर्म थेरेपी है, ड्रग थेरेपी है, मान लो कि कोई हमको 3 दिन तक दवा लेनी है, तो उसमें क्या रहता है कि कंप्लायंस बढ़ जाता है। जो चीज़ें कि हम 100% कंप्लायंस हो जाता है, 3 दिन दवा लेना है, जनरली सभी लोग 3 दिन ले लेते हैं। कोई दवा मान लो कि साल भर तक कंटिन्यूस लेना है, बीडी, तो उसमें क्या होता है, कई बार पेशेंट ने दवा भूल गए या नहीं लिया या परचेज नहीं हुआ, नहीं मिला, बहुत से ऐसे फैक्टर रहते हैं कि वो नॉन कंप्लायंस हो जाता है। तो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी में ये होता है कि जो जितना शॉर्ट टर्म थेरेपी है उतना ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ता है, जितना लॉन्ग टर्म थेरेपी है उतना कंप्लायंस कम हो जाता है। मोर नॉन कंप्लायंस आते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी बढ़ता है, कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं जब ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी कम रहता है। ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी के बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जितने ज़्यादा ड्रग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतना कंप्लायंस कम हो जाता है। बार बार दवा खाना, दिन में 10 बार खाना है और दिन में 1 बार दवा खाना है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसके ज़्यादा हो गई, तो 10 बार खाना है। तो जो 10 बार दवा खानी है उसमें नॉन कंप्लायंस बढ़ जाते हैं, उसमें एरर ज़्यादा आते हैं। जो 1 बार दवा खाना है उसमें एरर कम आता है, उसमें कंप्लायंस बढ़ता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जैसे इम्पैक्ट करता है हमारे फैक्टर इफेक्टिव पेशेंट कंप्लायंस में। तो जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बार बार दवा लेना है, तो वहाँ पे क्या बढ़ेगा, नॉन कंप्लायंस, एरर के जो चांसेज, हम यहाँ नॉन कंप्लायंस जो वर्ड यूज करते हैं, सपोज हम एरर और एरर की बात करें, तो वहाँ पे हमारा एरर बढ़ जाता है, नॉन कंप्लायंस बढ़ता है। जब हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम रहती है, हमको जो बार बार जो दवा खाना है वो कम खाना है, 1 बार खाना है या 2 बार खाना है, वहाँ पे क्या रहता है, कंप्लायंसेज बढ़ जाता है, एरर कम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग थेरेपी। फिफ्थ है जो अगर किसी मेडिसिन का एडवर्स रिएक्शन ज़्यादा है, किसी भी मेडिसिन का एडवर्स रिएक्शन जब ज़्यादा आता है तो वहाँ पे नॉन कंप्लायंस बढ़ जाता है, वो लोग मेडिसिन कम लेना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, अगर सपोज कि पेशेंट ने कोई मेडिसिन लिया और एडवर्स इफेक्ट आया उसका, जो उसको फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस चाहिए था
उस रिस्पांस के अलावा कुछ और भी रिस्पांस आता है तो वहाँ पे क्या होगा, पेशेंट फिर दवा खाना बंद कर देता है, छोड़ देता है। तो क्या हो गया हमारा, नॉन कंप्लायंस एरर। तो जितना ज़्यादा साइड इफेक्ट आएगा उतना ज़्यादा हमारा एरर बढ़ जाता है। इसमें हमारा आता है नेक्स्ट फैमिली बैकग्राउंड। सिक्स्थ हमारा आता है फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड कैसे इफेक्ट करता है हमारे कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस में। जो पर्सन अकेले रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नॉन कंप्लायंस बढ़ जाता है। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, अगर कोई पेशेंट सिंगल रह रहा है तो वहाँ पे मेडिकेशन एरर के चांस बढ़ते हैं। पेशेंट को दवा लेने का जो एरर है, नॉन कंप्लायंस है, वो बढ़ जाता है। अगर फैमिली ज्वाइंट फैमिली में है तो वहाँ पे मेडिसिन एरर या जो भी हम नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस वहाँ पे कम होता है और कंप्लायंस बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा आता है टाइप ऑफ पेशेंट। 7 आता है टाइप ऑफ पेशेंट। टाइप ऑफ पेशेंट में हमारा आता है कि पेशेंट इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है। दो तरह के पेशेंट आप लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़े थे, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। जब पेशेंट इन पेशेंट रहता है, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, टाइप ऑफ पेशेंट में हमने दो बताया था, एक इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट में क्या था, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। और आउट पेशेंट में क्या होता है, जो पेशेंट हॉस्पिटल आता है, ओपीडी में अपना उसने वॉक करके आता है, ओपीडी में दिखाता है और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है और मेडिसिन लेके चला जाता है। तो जब पेशेंट इन पेशेंट रहता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, तो जो उसका ड्रग का एरर, पेशेंट का जो भी एरर है, मेडिकेशन का जो एरर है, वो मिनिमाइज हो जाता है और कंप्लायंस बढ़ जाता है। मिनिमाइज कैसे हो जाता है कि जो भी फिजिशियन या जो भी आरएमपी है या सर्जन है, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, वो सारा मेडिसिन जब देना है टाइम टू टाइम, जो नर्स होती है या वहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट है, वहाँ पे वो मेडिसिन उस पेशेंट को दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कंप्लायंस बढ़ जाता है। जहाँ पे आउट पेशेंट हैं, आउट पेशेंट में क्या होता है, मेडिसिन पेशेंट अपना प्रिस्क्रिप्शन लिए, मेडिसिन लिए और अपने घर को चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या रहता है कि नॉन कंप्लायंस का एरर का चांस बढ़ जाता है कि पेशेंट टाइम से मेडिसिन ले रहा है, नहीं ले रहा, एक आध डोज उन्होंने भूल गए, छोड़ दिए, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद हमारा था कास्ट ऑफ मेडिकेशन। कास्ट ऑफ मेडिकेशन में मोर द कास्ट, अगर हम कास्ट ऑफ मेडिकेशन की बात करें 8 पॉइंट में, कास्ट ऑफ मेडिकेशन, जितनी कॉस्टली मेडिसिन रहती है, अगर बहुत महंगा कोई मेडिसिन है तो वहाँ पे हमारा नॉन कंप्लायंस बढ़ जाता है, पेशेंट को परचेज नहीं करते। और अगर हमारा मेडिसिन सस्ता है तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है। इसके बाद आता है एजुकेशनल स्टेटस। एजुकेशनल स्टेटस में क्या होता है, अनएजुकेटेड पेशेंट शो लोअर कंप्लायंस और एजुकेटेड पेशेंट शो हायर कंप्लायंस। नाइन्थ की बात करें, एजुकेशनल स्टेटस, मिलने इसमें क्या है कि जो भी हम कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, जो हमारे फैक्टर हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर प्रिस्क्राइब हो रहा है
तो क्या वो मेडिसिन पेशेंट टाइम टू टाइम ले रहा है, और क्या क्या चांसेस हैं, उसके क्या क्या फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं मेडिसिन ना लेने के या डोजिंग छूट जाने के, या जो भी उसके एरर हैं। खाना खाने से पहले लेना था, खाना खाने के बाद उसने लिए, भूल गया। ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, ब्रेकफास्ट कर लिया, तब याद आया हमको मेडिसिन लेना है। तो इस टाइप के भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो हमारे इम्पैक्ट करते हैं पेशेंट कंप्लायंस में। क्या क्या होता है नॉन कंप्लायंस में? नॉन कंप्लायंस में सबसे पहले चीज आती है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन या मेडिकेशन। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन में क्या होता है कि जो हमको जितना हमको मेडिसिन यूटिलाइज करना था, जो हमारी कोर्स ऑफ थेरेपी है, कोर्स ऑफ थेरेपी का मतलब कोई अगर हमको बीमारी है तो कितने टाइम तक मेडिसिन लेना है, कितने बार लेना है, कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन, हमको मान लो कि कोर्स ऑफ थेरेपी 1 मंथ था और कोई पेशेंट उसको 20 दिन बाद छोड़ देता है। उसको दवा को 30 दिन खाना था, कोई 20 दिन बाद छोड़ दिया, 25 दिन बाद छोड़ दिया, 22 दिन बाद छोड़ दिया। तो जितना हमको मेडिसिन लेना है उस मेडिसिन से हमने उसका डोज कम लिया, तो क्या हो जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन। इसमें कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो सबसे पहले हो सकता है कि पेशेंट का फैमिली बैकग्राउंड, उसका परचेजिंग पावर। मान लो कि कोई मेडिकेशन कोर्स ऑफ थेरेपी टोटल 1 मंथ की मेडिसिन का 20,000 आता है। कोई पर्सन ऐसा है जो महीने में 5,000 रुपये ही कमाता है या 10,000 रुपये ही कमाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि मेडिकेशन वो उतने टाइम तक लेगा थोड़ा सा सही हो जाए। थोड़ा सा सही हुआ मतलब कि उसकी 100% रिकवरी नहीं हुई है, थोड़े से उसके जो साइन सिम्टम्स थे वो कम हो गए, थोड़ा सा वो पहले से बेटर फील कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। दूसरी कंडीशन आती है जो हमारे अंडर यूटिलाइजर मेडिकेशन में, पेशेंट का बायोबिलिटी कम है या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है मिसिंग है, डोज का मिसिंग है, तो ये सारी चीज़ें इसमें अंडर यूटिलाइजेशन में आती। कोई डोज मिस कर दिया या कोई एडवर्स इफेक्ट आ गया तो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो बहुत से ऐसे फैक्टर हैं कि जो जितने कोर्स ऑफ थेरेपी में मेडिसिन लेना था वो पेशेंट ने नहीं लिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिकेशन। ओवर यूटिलाइजेशन में क्या हो जाएगा, पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जाएगी। एक टेबलेट लेना था उसने 2 ले लिया। आप लोगों को मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में बताया था ऐसे कर्व। हम जब कोई दवा लेते हैं, ये टाइम है, ये ड्रग का अमाउंट है इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमने डोज लिया, हमारे बॉडी में से बढ़ता है, फिर बॉडी से स्प्लिट होकर निकल जाता है। इसको बोलते हैं MSC
मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, ये है मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इसी के बीच में अगर ड्रग का कंसंट्रेशन हमारे शरीर के अंदर है तो दवा काम करती है, मेडिसिन काम करती है। इससे ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाता है, एडवर्स रिएक्शंस आते हैं। तो ओवर यूटिलाइजेशन में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है टॉक्सिसिटी का, एडवर्स रिएक्शन का। जितना हमको डोज लेना है उस डोजिंग से एक्स्ट्रा ज़्यादा किसी ने मेडिसिन लिया है। थर्ड आता है यूज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन। यूज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, इसमें क्या होता है, यूज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें ड्रग का मिसयूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट जाता है कहीं भी, खुद से उसने बोला, खुद से मेडिसिन लिया, खाया, मन किया खाया, फेंक दिया। कितना कोर्स ऑफ थेरेपी है, कोई भी चीज़ें उन अपने रिलेटिव से पूछा, किसी से पूछा, उन्होंने 2 मेडिसिन लिए, अपना खाए। तो यूज ऑफ सेल्फ मेडिकेशन से बहुत बार एडवर्स इफेक्ट आते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, और जो भी हमारी बीमारी है उसकी सीरियसनेस नहीं पता रहती, उसके साइन सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो क्या होता है, मिसयूज होता है। हमको बीमारी कुछ और है, हमने पहचाना नहीं, दवा गए, खुद से लिए और खा रहे हैं, तो क्या हो गया, ड्रग का मिसयूज हुआ, उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है नॉन कंप्लायंस के लिए। इसके बाद हमारा क्या है, इन सारी चीज़ों से ओवरकम के लिए, कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए क्या बना, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। जो फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है पेशेंट काउंसलिंग में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या रोल है, फार्मासिस्ट जो है उसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहला रोल होता है, फार्मासिस्ट काउंसलिंग करता है पेशेंट को अबाउट सेफ एंड एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन है उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसके रिगार्डिंग जो भी सेफ और एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। और सेकंड क्या करता है, हाउ टू रिमूव ड्रग फ्रॉम पैकेज। जो भी हमारा टेम्पर इम्प्रेंट पैकिंग है उससे आपको कैसे मेडिसिन निकालना है। थर्ड, इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू एडमिनिस्टर द ड्रग इन रूट। जो भी हमको हमारा मेडिसिन है कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है, कैसे लेना है, उसके रिगार्डिंग जो भी काउंसलिंग है। पहला हो गया सबसे पहले जो हमारा सेफ और इफेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन। सेकेंड कि हमारा जो भी ड्रग है, जो भी ड्रग पैकेज है, उससे हमको ड्रग कैसे बाहर निकालना है। थर्ड कि वो शक करता है कि हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे, वो मेडिसिन हमको कौन से रूट से लेना है। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग, हमको दवा कब लेनी है, कब कब दवा लेनी है, खाना खाने से पहले, बाद, सुबह, दोपहर, शाम,
कि जब रिक्वायरमेंट है, वीकली वंस, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग है वो। उसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ यूज, जो मेडिसिन है कितने टाइम तक हमको लेना है, कितने टाइम तक हमारा कोर्स ऑफ थेरेपी है। इसके बाद हाउ टू स्टोर द ड्रग, जो ड्रग है वो हमको कहाँ स्टोर करना है, इसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करता है। रिगार्डिंग साइड इफेक्ट, उस मेडिसिन से क्या क्या एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट, जो भी अनवांटेड इफेक्ट हैं, आ सकते हैं। इसके बाद ड्रग इंट्रक्शन, जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसका इंट्रक्शन क्या क्या हो सकता है, उस दवा के साथ हमको क्या नहीं लेना है, क्या चीज़ें ले सकते हो, इस दवा के साथ दूसरी दवा लेना है या नहीं लेना है, तो सारी चीज़ें क्या आती हैं, ड्रग इंट्रक्शन। एलर्जी और थेरेप्यूटिक इंटेंट ऑफ द मेडिकेशन, जो हमारा मेडिकेशन है उसका थेरेप्यूटिक इंटेंट क्या है, किस बीमारी में ले रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हो गई हमारा। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग, जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग में क्या क्या रोल है फार्मासिस्ट का। तो सबसे पहले काउंसलिंग अबाउट द पेशेंट कंसर्न सेफ एंड एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ मेडिसिन, जो भी हमारा ड्रग है उसका एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन। सेकेंड वन, पैकेज से दवा कैसे निकालना है, हाउ टू रिमूव द ड्रग फ्रॉम पैकेज। थर्ड वन, इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग इन रूट, कौन से रूट को मेडिसिन लेनी है। फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन टाइमिंग, कौन से रूट से लेना है, कौन किस समय पे लेना है, क्या टाइमिंग है। ड्यूरेशन ऑफ यूज, कितने टाइम तक लेना है। हाउ टू स्टोर द ड्रग, ड्रग कहाँ स्टोर करना है। रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट, ड्रग इंट्रक्शन, एलर्जी, थेरेप्यूटिक इंटेंट,